नमस्कार। लक्ष्य सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपका एग्जाम क्रैक करने में, क्लियर करने में आपको बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं, एक बार एक नजर डालते हैं। जैसे एक प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपके पेपर में आया हुआ है, सॉरी, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है जिसकी लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। उसके अंदर 6 मीटर का रास्ता बना हुआ है। उस पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लाल मिट्टी डलवाने का क्या चाहिए, उसको वह निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले इस बात को, इस कंडीशन को समझना होगा। ये कंडीशन क्या है कि कोई क्या है, वर्गाकार, सॉरी ये तो आयत बन गया, ये क्या है, वर्गाकार मैदान है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, 6 मीटर का रास्ता बना हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये रास्ता है, जो ये बीच में रास्ता है, इस रास्ते पर प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुकना। ये वर्गाकार मैदान था, इसके अंदर ये बना हुआ है रास्ता। तो जो ये रास्ता है, हमें इस एरिया में मिट्टी डलवाने का क्या निकालना है, खर्च निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, अगर मैं इस बड़े वर्ग में से, इस बड़े वर्ग में से अगर इस छोटे वर्ग का एरिया माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो कैसे आएगा, बड़ा जो वर्ग है, जो बड़ा मैदान है, उसकी साइड क्या है, 50 मीटर, और जो छोटा उसकी कितनी है, अब 6 मीटर वो यहां से चली गई और 6 मीटर यहां से चली गई, तो माइनस करने के बाद जो छोटा उसका साइड, उसकी साइड कितनी आएगी, 38 यानी 38 मीटर। ठीक है, अब बड़े का एरिया कैपिटल ए ले लेते हैं, छोटे का एरिया यानी स्मॉल ए ले लेते हैं। तो बड़े का एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर, बड़े का एरिया क्या आएगा, ए स्क्वायर, और छोटे का आएगा ए स्क्वायर। अब बड़े में से छोटे को माइनस करना है। अगर यहाँ ध्यान से देखो तो आपने एक चीज पढ़ी होगी पहले बचपन में, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ी थी ये चीज। अब इस ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस हमें सेम चीज यहाँ पे फिल करनी है। ये क्या बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 50 प्लस 38, और यहाँ क्या आएगा, 50 माइनस में 38। क्लियर है, ये क्या बनता है 88, ये क्या बनता है 12, 12, 12 से गुना करने पे ये क्या आता है 1056 मीटर स्क्वायर। अब आपके पास एरिया आ गया। अब आपको निकालना है क्या है, एक्सपेंस निकालना है। एक्सपेंस कैसे निकालेंगे, एरिया मल्टीप्लाइड बाय जो उसने रेट दे रखा है। ठीक है, तो एरिया कितना अपने पास 1056, रेट कितना है 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3 6 18 1 15 1 16 313, कितने रुपीस आपका क्या आएगा, एक्सपेंस आएगा, जो कि किस ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन नंबर सी में। यहां तक बातें क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नजर डालते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इसका ऑप्शन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा की लंबाई को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है 20%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इंक्रीज इन इट्स एरिया। ये क्वेश्चन देखने में किस टॉपिक का लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन देखने में आपको मेंसुरेशन का लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बैठा कहां पे है, परसेंटेज में। कैसे, ये देखते हैं। जो इसकी साइड है वो क्या कह रहा है, साइड को वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कितना 20% इंक्रीज कर रहा है। अब 20% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 करेंगे बाय 100, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बनता है 1/5 यानी 1/5। क्लियर है, अब 1/5 से हमें क्या पता चलता है कि इसकी साइड पहले क्या रही होगी 5, और जो इंक्रीज हुई होगी वो कितनी हुई होगी 1,
तो इसकी जो नई साइड है वो कितनी रही होगी। ठीक, इसको एक बार लिख लेते हैं हम। दो कंडीशन बनी यहाँ पे, एक ओल्ड कंडीशन है और एक न्यू कंडीशन है। ठीक है, ये साइड है, ये एरिया है। पहले साइड क्या रही होगी 5, अब साइड क्या है 6। अगर इसकी साइड 5 रहेगी तो इसका एरिया क्या रहा होगा, साइड इंटू साइड यानी 5 इंटू 5 कितना रहा होगा 25। और अब इसका एरिया कितना है 6 इंटू 6 यानी 36। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इसका एरिया बढ़ रहा है या घट रहा है, इसका एरिया बढ़ रहा है। ध्यान से देखें तो एरिया कितना बढ़ रहा है, यहां से देखें तो एरिया बढ़ रहा है 11। कितना बढ़ रहा है 11। अब 25 यूनिट्स पे, पहले एरिया कितना था 25, तो 25 यूनिट्स पे जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 11। एक यूनिट पे कितना इंक्रीज होगा 11 अपॉन 25। हमें निकालना कितने पे परसेंट यानी 100 यूनिट पे। तो 100 यूनिट पे करेंगे तो कितना आएगा इंटू 100 करेंगे 25 से 4 टाइम्स 11 गुना 4 क्या आता है 44 44%। यही आपका आंसर है जो कि किस ऑप्शन में बैठा है, ऑप्शन नंबर 1 में बैठा है। ठीक है, आगे बढ़ते हम अगला क्वेश्चन देखते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये एक डायरेक्ट फैक्ट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। यहां से एक बात और पता होनी चाहिए आपको, एकमात्र अभाज्य संख्या जो क्या है एक सम संख्या है, वो भी कौन सी है 2। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन क्या है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में यदि पहली 3 प्राकृत संख्याओं का योग 36 है तो अंतिम 3 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इफ सम ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 6 consecutive natural numbers is 36 then the sum of last 3 natural numbers will be 1। हम एक नंबर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हमें नंबर नहीं पता तो हमें नंबर क्या किया एज्यूम कर लिया कितना x। ठीक है, इसके बेसिक्स को देखते हैं पहले। तो अगला नंबर क्या रहा होगा x प्लस 1, उससे अगला क्या रहेगा x प्लस 2, उससे अगला क्या रहेगा x प्लस 3, और उससे अगला क्या रहेगा x प्लस 4, और उससे अगला क्या रहेगा x प्लस 5। आपके पास ये 6 नंबर आ गए। ठीक है, ये 6 नंबर आने के बाद जो वो कह रहा है हम वो चीजें फुलफिल करते हैं। क्या कह रहा है वो, पहली 3 संख्याओं का योग कितना है 36 है। तो पहली 3 संख्याएं क्या है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ये कितना दे रखा है 36 दे रखा है। यहां से देखो क्या आएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 36। यहां से 3x क्या आएगा 33 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये नंबर क्या रहा होगा 11, ये क्या रहा होगा 12, ये क्या होगा 13 14 15 एंड 16। आपके पास सारी संख्याएं आ गई। सारी संख्या आने के बाद जो वो पूछे वो आप कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। वो क्या पूछ रहा है, सम ऑफ लास्ट 3 नेचुरल नंबर्स। लास्ट 3 नेचुरल नंबर्स क्या है 14 15 और 16, ऐड करेंगे क्या आएगा 45, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही बैठा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या है, उसने दिया 125 की पावर x, 125 की पावर x इज इक्वल टू 3125। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आपको क्या निकालना है x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू निकालनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या करना होता है कि जो बेस होता है, जो बेस नंबर होता है, उस नंबर को क्या करना होता है सेम बनाना होता है। अगर यहाँ ध्यान से देखूं मैं तो 125 क्या है x, 5 की कुछ ना कुछ पावर बनती है, यानी 5 की पावर क्या है ये 3, अगर ध्यान से देखें। ठीक है, और इसको देखो तो क्या है 5 की पावर 5 है। अगर 3125 को देखें तो वो क्या है 5 की पावर 5 है। तो यहां से पता चला कि इस x में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या बननी चाहिए 5, और जब हम पावर खोलते हैं यहां से ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या होगा 3 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 5। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाती है 5 अपॉन 3। ठीक है, क्या आ जाती है 5 अपॉन, ठीक है, जो कि आपके किस ऑप्शन में बैठा है ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो आपको फ्रैक्शंस दिए गए, आपको क्या दिए गए हैं फ्रैक्शंस दिए गए हैं, और आपसे क्या कहा गया है कि क्या निकालिए
एलसीएम निकालिए, ठीक है। एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसको एकदम साधारण सी भाषा में बोलूं तो एलसीएम क्या होता है, किसी भी जिन भी नंबर्स का आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, यानी उन सभी संख्याओं से भाग होने वाली, डिवाइड होने वाला जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, सबसे छोटी संख्या होती है, वो क्या होती है, एलसीएम होती है। जब भी आपको किसी फ्रैक्शंस का, किसका, फ्रैक्शंस का क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, तो आपको क्या करना होता है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो जितने भी अंश हैं उनका आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम, और जितने भी डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालना होता है आपको, एचसीएफ। अगर यहाँ नंबर्स को ध्यान से देखें तो 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या आता है, 36, और 3, 5, 7, 13 का एचसीएफ क्या आता है, 1, तो 36/1 क्या आएगा, 36, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 14 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 71, 71 है, परंतु जांच से पता चला कुछ गलती होगी। तो क्या पता चला कि छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय कितने हो गए, 42, और दूसरे 32 की जगह 74 इंद्राज हो गए। इंद्राज मतलब कि एंट्री हो गई, ठीक है। तो जिसके कितने आने थे, 56 आने थे, जिस बच्चे कितने आने थे, 56 आने थे, उसके कितने मार्क हो रखे हैं, 42। तो यहां से अगर मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है, 14 का, ठीक है, कितना आ रहा है, 14 का। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, माइनस में हो रहा है कि इतने कम एंट्री हुई है। और दूसरा क्या कह रहा है कि 32 की बजाय कितनी एंट्री होगी, 74। तो 74 में से हम 32 को माइनस करते हैं तो यहाँ क्या आता है, 42। ये कितने लिखे गए, ज्यादा, ठीक है। इतने कम लिखे गए, इतने ज्यादा लिखे गए। अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 12 में से 4 जाएंगे 8, 3 में से 2 गए 28, कितना आएगा, 28। अब ये 28 एंट्री क्या है, ज्यादा हो रखी है, तो ओरिजिनल पे पहुंचने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। अब ये 28 कितने बच्चों पे है, 14 बच्चों पे, तो ऑन एन एवरेज, एवरेज का ही क्वेश्चन है ना, तो एवरेज कितनी आएगी एक बच्चे पे, तो पहले उसका एवरेज क्या था, पहले उसका एवरेज था 71। अब 2 का उसमें एरर है, तो नया एवरेज जो सही है वो कितना आएगा, 69, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में बैठा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक हौज 15 मीटर लंबा, a water tank is 15 meter long, 10 meter wide and 3 meter deep. The cost of repair of 4 walls and bottom at the rate of 24 rupees per square meter is what? ठीक है, तो आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यहाँ कैसे निकलेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्या आएगा, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब उसे क्या चाहिए, एरिया ऑफ बॉटम भी चाहिए, एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ बॉटम कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते चले जाओ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, पहले 4 वॉल्स का निकाल लेते, टोटल एरिया लिख देते हैं यहाँ पे। तो टोटल एरिया जो से निकालना है वो क्या आएगा, 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल इंटू, ठीक है, एरिया ऑफ बॉटम। यहां तक बातें क्लियर है कि क्या था, एल इंटू। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ कितनी देर की है उसने, 15, हाइट कितनी है उसकी 3, प्लस 10 इंटू
3 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 10। ठीक है, तो ये क्या बनेगी 15 इंटू 3 45 प्लस 30 प्लस 10 था यानी 150। ठीक है, तो 150 प्लस 150 क्या आ गया 300, क्या आ गया 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है एक्सपेंडिचर, जो क्या है एरिया इंटू प्राइस क्या दे रखा है उसने 24, तो 24 इंटू 3 क्या आता है 7200 रुपीज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है। ओके यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 750 रुपए की दर से 2 पेटी आम बेचे, उनमें से एक पेटी पर 25% लाभ और दूसरी पर 25% हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हो? पहली बात आप नोट कर लीजिए, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो आपको हमेशा क्या होगी हानि, क्या होगी हमेशा हानि होगी। अब हानि होगी कितनी होगी उसका डायरेक्ट दे रखा है एक्स वाई अपॉन, अगर कंडीशन सेम है नंबर सेम दे रखे हैं तो ये चीज क्या बन जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 25, 25 का स्क्वायर क्या होगा 625 अपॉन 100 करेंगे तो डेसिमल, इतने का क्या होगा उसे लॉस, 6.25% का क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, जो कहां बैठा है आपके ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है? मैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक्स और बता देता हूं ताकि आपको बातें समझ आए। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट हमारे दिमाग में नहीं आता, तो हमें एग्जाम में करना कैसे होता है वो देखते हैं। उसने क्या कहा कि पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन में वो क्या कह रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना 25% का। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है उसे लॉस हो रहा है कितने का 25% का। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिखो तो इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 1/4 है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया सीपी और यहाँ पे लिख दिया हमने एसपी। ठीक है, पहले कंडीशन में पहले नंबर की, यहाँ पे कलर चेंज कर दे, ये क्या है पहली कंडीशन, पहली कंडीशन में क्या कह रहा है उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो अगर उसका क्या है सीपी कितना 4 है तो उसका एसपी कितना होगा प्रॉफिट होने के बाद 5। और दूसरी कंडीशन में वो क्या कह रहा है कि उसका सीपी कितना है 4, उसका एसपी कितना आएगा, एसपी कितना होगा भाई, लॉस हो रहा है तो कितने में बेचा होगा उसने 3 में। लेकिन जब आप क्वेश्चन पे रिटर्न करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 700 रुपए की दर से क्या कर रहा है बेच रहा है, यानी दोनों का क्या है सेलिंग प्राइस क्या है इक्वल है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और उसको किससे करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाता है 12, और ये कितना हो जाता है 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20। ये दोनों तो हो ही गई 15 और 15। यहां से पता चलेगा आपको जो टोटल सीपी है वो कितना आ रहा है 32 और जो टोटल एसपी है वो कितना आ रहा है 30। यहां से पता चल रहा है 32 रुपए में उसने खरीदी है और 30 रुपए में उसने बेची है, उसे क्या होगा लॉस होगा कितने का 2 का। तो ये 2 लॉस कितने का हुआ है, कितने पे हुआ है 30 पे। आपको निकालना कितने पे होता है 100 पे। अगर इसे सिंप्लीफाई करूं मैं तो क्या होता है ये 20/3 यानी 2 से 2/3%।
सॉरी, छोटा सा एरर है। प्रॉफिट लॉस किस पे होते हैं? प्रॉफिट लॉस सीपी पे होते हैं। प्रॉफिट लॉस सीपी पे होते थे, यहाँ से हमें पता चला लॉस कितने का हो रहा है, 2 पे। कितने पे हो रहा है? सीपी कितना है? 32%। में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे 16 टाइम्स, 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स, और ये क्या हो जाता है? 6 1/4, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? 6.25%। क्लियर है यहाँ तक? जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? a माइनस बी होल क्यूब, और ये क्या होता है? a माइनस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या दी गई है आपको? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा? x माइनस 1/x का क्यूब इज इक्वल टू 4 का a क्यूब, यानी x का क्यूब माइनस 1/x³ माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x माइनस 1/, इज इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है? 64, ठीक है। ये आपको निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? लिख देते हैं पूरा, -1/x³ माइनस x से x कट जाता है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है? 4। 3 इंटू 4 यानी 12, ये कितनी है? 64। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ कितना आता है? 64 प्लस 12, 70। आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है 76, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी घड़ी के मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है, सॉरी, 180 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो यहाँ से 3π/2 की वैल्यू क्या आएगी? 3 इंटू 180/2 से 90 टाइम, कितना आएगा? 270, ठीक। और घड़ी में 270 डिग्री का मतलब क्या है? एक यहाँ, दूसरी यहाँ, ये एंगल कितना बनता है? 270 डिग्री। अब ये चलने में मिनट की सुई को कितना समय लगेगा? यानी 45 पे पहुंचेगी तो कितना समय लगेगा? 45 मिनट। इसमें सारा खेल कहां पे था? यहाँ पे। आपको पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 की पावर x माइनस वाई, लिख देता हूं इस क्वेश्चन को यहाँ पे। 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है? 5 की पावर, 5 की पावर x को नीचे लिख लेते हैं, 5 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 625। उसने क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहां से पता चलता है कि भाई जो 3 की पावर है, 3 की पावर अगर हम 4 करें तो वो कितनी होती है? 81। यहां से पता चला कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 4, ठीक है।
यहां से भी अगर ध्यान से देखेंगे तो 5 की वैल्यू 4 क्या होती है 625। तो ये क्या पता चला x प्लस वाई भी क्या है 4। जब हम इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बनेगा 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब किसी भी एक वैल्यू में पुट करूंगा मैं अगर इसको कि x प्लस वाई क्या था 4, x की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये ऑप्शन नंबर 4 में बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई बताइए। इफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स हाइट। इसकी हाइट कैसे निकलती है a√3 अपॉन 2। a क्या है वेयर a इज साइड ऑफ इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है जिसकी तीनों साइड क्या हो इक्वल। ठीक है, तो 6√3 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा 3√3 सेंटीमीटर है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही बैठा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इन ए ट्रायंगल इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए। पहले इसका क्या करते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ए ये बी और ने क्या कहा ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये दो इक्वल है तो ये भी क्या होंगे इनके एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए, एंगल बी इज डबल ऑफ एंगल ए। अगर इस एंगल को मैं x ले लूं तो ये भी क्या आएगा 2x, उसका डबल है। अगर एंगल बी 2x है तो एंगल सी भी क्या होगा 2x, क्योंकि इनकी अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है। अब उसने क्या पूछा आपको से एंगल सी, तो आपको पता है ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2x प्लस c की वैल्यू क्या है 2x इज इक्वल टू 180। ये क्या आएगा 5x इज इक्वल टू 180 और x की वैल्यू क्या आती है 180 अपॉन 5। 5 से काटेंगे कितने बार जाएगा, आपका आंसर क्या आता है 36 डिग्री, जो कहाँ बैठा ऑप्शन नंबर 1 में बैठा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 364 is what percent of 455। इसमें कुछ करना ही नहीं आपको इस क्वेश्चन में, ये कितना परसेंट है किसका 455 का। परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, 5 से जाएगा 91 टाइम्स, 5 से गया 20 टाइम्स और ये 91 से कितनी बार जा रहा है 4 बार, तो 4 गुना 20 क्या है आपका आंसर 80%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में बैठे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी है और उनका उसने क्या पूछा है एचसीएफ पूछा है। ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में दोनों ही इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं फैक्टर्स निकाल लेते हैं। उन फैक्टर्स में क्या होगा कुछ ना कुछ कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही आपका क्या होता है एचसीएफ होता है। तो इसे एक बार सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहली इक्वेशन क्या दे रखी है उसने 20x² माइनस 9x प्लस 1। इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या आएगा 20x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 5x यहाँ से कॉमन आ जाता है तो क्या आएगा 4x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है -1, क्या आएगा 4x माइनस। यहाँ से दो फैक्टर बने क्या 5x माइनस 1 और 4x माइनस। ठीक है,
अब जो दूसरी इक्वेशन है उसको भी देख लेते हैं। अभी दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, 5x² माइनस 6x प्लस 1। 5x क्या था ये, 5x² माइनस 6x प्लस 1। तो 5x², इसे स्प्लिट करेंगे क्या बनेगा, माइनस 5x माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, 5x कॉमन आ गया, क्या आएगा x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, x माइनस 1। ये क्या बन गए, 5x माइनस 1, और दूसरा क्या बना, x माइनस। अब अगर इन दो फैक्टर्स में और इन दो फैक्टर्स में अगर आप कॉमन देखोगे तो क्या कॉमन आ रहा होगा, ध्यान से देखो, ये 5x माइनस 1 क्या है, कॉमन आ रहा है, तो आपका आंसर भी क्या है, 5x माइनस 1, जो ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। यहां तक बातें ओके हैं, क्लियर है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंत कोण का मान 175 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या बताओ। ठीक है, इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 175 देन द नंबर ऑफ साइड्स। अगर आपके पास इंटीरियर एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल, क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने। कैसे निकालेंगे, हमें एक बात का पता होना चाहिए, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। ठीक है, अभी यहां से क्या दे रखी है हमें, इंटीरियर की वैल्यू क्या दे रखी है, 175 प्लस एक्सटीरियर की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें निकालनी है। तो यहाँ से एक्सटीरियर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 डिग्री, क्या आएगी, 5 डिग्री। अब यहाँ से एक फैक्ट और पता चलेगा हमें, क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, और यहाँ पे एक बाह्य कोण कितना है, 5 डिग्री। तो यहां से हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ साइड्स, जो कि कितना आएगा, 360 अपॉन 5। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, 70। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, 72, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ऑप्शन से करने का है, जब आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऑप्शन उठाने, वो क्या कह रहा है, in a two digit number the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digit in interchange their places, the number is dash. दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का गुना है, यदि संख्या में 27 जोड़ दे तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। अब हमें पता होना चाहिए, उसने क्या कहा कि कोई भी नंबर है उसमें 2 डिजिट रही होंगी, राइट। अब उसमें ऐड क्या किया उसने, 27। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट को हम ये फॉर्म दे देते हैं, सॉरी, एक डिजिट को ये फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इन्हें ऐड करेंगे तो ये डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए और ये डिजिट यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शन उठा लो, जैसे 24 उठाया आपने, अगर हम 24 लेते हैं, क्या लेते हैं, 24, तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो क्या 4 में 7 ऐड करने पे 2 आ रहा है, नहीं। तो जो भी आप ऑप्शन उठाओ तो उसमें 7 ऐड करने के बाद क्या बनना चाहिए, उसका यूनिट डिजिट बनना चाहिए। अगर ऐसा हम करके देखें तो वो ऑप्शन कौन सा आता है, 36 आएगा। क्या आएगा, 36 आएगा। अब 7 आप क्या करेंगे, जब 6 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 3, और 1 वहां कैरी आएगा, 3 2 1 क्या बन जाता है, 7, यानी सॉरी यहाँ क्या बनेगा, क्या बनेगा, तो नंबर क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है, ऑप्शन से उठाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, यदि एक छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन का भोजन सामग्री है तो 60 छात्रों के लिए यही सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स के लिए कितने दिन के लिए अवेलेबल है, 30 डेज। तो एक स्टूडेंट के लिए कितने दिन के लिए होगा, हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे 30/40, जो कि क्या है, गलत है, जो कि क्या है, गलत है। क्यों गलत क्यों है, क्योंकि भाई जो एक स्टूडेंट खाएगा, 40 बच्चे उसको कितने दिन में खा रहे हैं, 30 दिन में खा रहे हैं। अगर एक बच्चा उस खाने को खाएगा तो वो कम दिन में खाएगा या ज्यादा दिन में खाएगा, उसे ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो ज्यादा के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा के लिए हमें करना होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्या आएगा ये 30 × 40, हमें निकालना कितने स्टूडेंट्स के लिए है, 60 स्टूडेंट्स के लिए। वो क्या आएगा 30 × 40 अपॉन में 60, 30 से 2 बार, 2 से कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी भाई, 20 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 20 दिन के लिए, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में बैठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/8 से गुना करने को कहा, परंतु उसने उस संख्या को 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार सही उत्तर से 55 अधिक था, तो सही उत्तर क्या है। ठीक है, कोई नंबर है, आपको नहीं पता क्या नंबर है। ठीक है, उसने क्या कहा, उसे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था किससे, 3/। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, करेक्ट कंडीशन, जो सही कंडीशन है। लेकिन उसने क्या किया, कुछ गलती कर दी। गलती क्या की, उसने इस नंबर को डिवाइड कर दिया किससे, 3/8। ठीक है, पहले हम वो कंडीशन लिख लेते हैं जो आपको दी गई है। जब आप ये कंडीशन लिख पाएंगे तो आप इसके आंसर तक भी पहुंच जाएंगे। कैसे, ये डिवाइड है तो डिवाइड को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने पे ये क्या हो जाएगा, 8/3। अब जो भी नंबर होगा अगर वो 8 से कटेगा आप काट देंगे, और यहाँ 3 से कटेगा तो काट देंगे। तो आप पहले एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जो 3 और 8 से क्या होता हो, कटता हो, डिवाइड होता हो। 3 और 8 से डिवाइड होने वाला हम नंबर सोचे तो नंबर क्या आ रहा है, 24। आप इसके अलावा भी कोई भी नंबर ले सकते हैं, कंडीशन बस क्या है, वो 3 और 8 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 3 और 8 से डिवाइड होने वाला नंबर लिया हमने 24, तो यहां से पता चला कि जो आंसर है वो क्या आना चाहिए था, 9। लेकिन अभी उसका आंसर क्या है, डिवाइड करने के बाद 64। आंसर क्या आना चाहिए था, 9, और आंसर आया क्या है, 64। तो यहां से उसका आंसर कितना बढ़ रहा है, आप देखेंगे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 55। ये वही ओरिजिनल डिफरेंस है जो आपको क्या दिखा दे रखा है क्वेश्चन में। उसका सही आंसर क्या रहा होगा, 9, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में बैठा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर्स पूछे गए इक्वेशन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 3 × x + 2 का स्क्वायर प्लस 5 × x + 2 प्लस में ठीक है, क्या है। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या दे रखा है, x + 2 की फॉर्म में। ठीक है, हम इसको क्या कर लेते हैं, हम x + 2 को डिनोट कर लेते हैं इससे, a से। हमने क्या किया, x + 2 को डिनोट कर लिया a से। अब हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3a² + 5a + 2। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है आपको। ठीक है, यहां ध्यान से देखिए, इसकी स्प्लिट करेंगे तो क्या बनेगा, 3a² + 3a।
प्लस 2a प्लस 2। यहाँ से 3a क्या आएगा, कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा a प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, प्लस का 2, तो यहाँ क्या आ गया a प्लस 1। ठीक है, यहाँ से दो फैक्टर क्या है, 3a प्लस 2 और a प्लस। ठीक है, ये दो आपके पास क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, देर क्या आपके ऑप्शन में 3a प्लस, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। a की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, x प्लस 2 प्लस 2, ये क्या बनेगा 3x प्लस 6 प्लस, और यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 2 प्लस, ये क्या बन गया x प्लस 3, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 3x प्लस। ठीक है, तो ये दो आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, क्या है 3x प्लस 8 और x प्लस 3। दे रखे ये कहीं पे 3x प्लस 8 और x प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी में बैठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम तथा श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 34 वर्ष तथा 14 वर्ष है। कितने वर्ष पश्चात राम की आयु श्याम की आयु की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, राम की आयु कितनी दे रखी है आपको 34, श्याम की आयु कितनी दे रखी है 40। ठीक है, अगर आप देखें इसके डबल करके देखिए, 14 का डबल करेंगे क्या आएगा 28, वो पहले ही इसके डबल से क्या है ज्यादा है, तो नंबर थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा बढ़ा के देखते हैं। तो आप बाय ऑप्शन उठा के करना होता है आपको ये क्वेश्चन। इसी में अगर हम कितना ऐड करते हैं 6 ऐड करते हैं, ये कितने साल का हो जाएगा 20, और ये कितने साल का हो जाएगा 40। आप यहाँ से देखेंगे जो रिलेशन है वो क्या है, इसका 2 गुना हो रहा है, जो आपके ऑप्शन नंबर 6 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीडियन, मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, जो भी आपको नंबर दिए गए हैं उसे असेंडिंग बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, पहले हम नंबर देखते हैं, नंबर कितने दिए गए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 के 10 नंबर को हम क्या करते हैं, पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटा नंबर जो यहाँ पे दे रखा है पहला क्या है 20, पहला नंबर क्या दे रखा उसने 20। इसके बाद कोई नंबर है वो क्या है 20। ठीक है, इसके बाद कौन सा नंबर है 20, इसके बाद क्या दे रखा है 23 हो गया, ये 25, के बाद क्या दे रखा है 25, 25 के बाद कौन सा नंबर है 20, कौन सा है 26, इसके बाद का नंबर कौन सा है 28, और इसके बाद का कौन सा नंबर है 28 के बाद 31, और उसके बाद का नंबर है 32, 34, और लास्ट नंबर क्या है 35। ठीक है, जब भी आपको क्या निकालनी है मीडियन निकालनी है, क्या निकालनी है मीडियन निकालनी है, कितनी टर्म्स की, टर्म्स क्या हो इवन हो, जब भी क्या हो इवन हो तो आप क्या करेंगे n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन में, यहाँ पे n क्या है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 10, तो 10/2 क्या आएगा 5 प्लस क्या आएगा 6/2, यानी फिफ्थ टर्म अपॉन सिक्स्थ टर्म। तो यहाँ पे फिफ्थ टर्म कौन सी है, अगर आप देखो फिफ्थ टर्म कौन सी आती है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 क्या है 26, और सिक्स टर्म क्या है 28, तो 26 प्लस 28
8/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या आता है 27। क्या आ रहा है 27, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में बैठा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर रूट कह रहा है। अंडर रूट किसका कह रहा है 0.000576 का। तो 576 का अंडर रूट तो सबको पता है क्या होता है 24 होता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, ये जो जीरो दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं जीरो। अब ये तो आपको पता है कि इसका अंडर रूट क्या आएगा 24। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या है जीरो में, तो हम क्या करते हैं डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका क्या करना है हमें हाफ करना है। 6 का हाफ क्या होता है 3। तो 2 डिजिट आपके पास है, एक जीरो और लगा के क्या लग जाएगा डेसिमल। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.024, जो कि किसमें है ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, यदि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 4 वर्ष में कितना हो जाता है 1237.5 और 6 वर्ष में कितना हो जाता है 1443 1443.75 क्या है 6 ईयर में कितना हो रहा है वो 1443.75। 4 ईयर्स में कितना हुआ था 37.5। इसका डिफरेंस अगर मैं निकालू तो मेरे पास 2 ईयर का क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और वो सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है 52602। ठीक है, कितना आ रहा है 206.25। अब मेरे को ये पता है कि भाई ये 2 साल का ब्याज कितना है 206.25। पहली कंडीशन मेरे को क्या दी गई थी 4 वर्ष में टोटल धन कितना हो जाता है ये। इसमें से 4 वर्ष में से अगर मैं इसका ब्याज यानी इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास मूलधन यानी प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष के लिए मुझे करना क्या है 2 से ही तो गुना करना पड़ेगा। तो 4 ईयर का जो एसआई है वो क्या आएगा, इसका डबल करेंगे हम तो कितना आएगा 412.5। ठीक है, अब प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे अमाउंट कितना था 1233.5, इसमें से माइनस करेंगे हम क्या 412.5। आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो 0 आएगा। 7 में से 2 गए 5, 3 में से 1 गया 2, 12 में से 4 गए तो क्या आएगा 825 रुपीज, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में बैठा है। ठीक है, आपके पोर्शन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी लास्ट क्वेश्चन आपके इस पेपर का, इसमें क्या है हम इसको लिख लेते हैं, इसको कोई बात नहीं। 5/3 इंटू 17/5 ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई 7/51 माइनस 1/3 और नीचे क्या दे रखा उसने 2/9 मल्टीप्लाइड बाय 28/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 5/7 माइनस 2/3। ठीक है, इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है कुछ नंबर क्या हो जाएंगे सिंप्लीफाई यानी कट जाएंगे, जैसे कि 5 से 5, 7 से 51 कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ देखिए तो 5 से क्या सिंप्लीफाई हो रहा है 5 और 7 से 28 कितनी बार जा रहा है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे ऊपर क्या बचा हमारे पास 7/9 माइनस 1/, और नीचे क्या आ गया 4 इंटू 2 क्या आएगा 8, 4 इंटू 2 क्या है 8, 8/9 माइनस 2/। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4/9 और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2/9। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या आता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितने में बैठा है 4 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके
पेपर में क्वेश्चन आए वो सभी आपने किए, यहाँ सॉल्व किए। जैसे ही आप इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम को क्रैक करने में। धन्यवाद।